हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के समरी का चैप्टर नंबर 1, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट थर्ड होगा। और इस पार्ट थर्ड में हम लोग फिर से काफी इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स थे उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक्ट वैसे एक्ट होंगे जो साम्राज्य के हितों के लिए बनाए गए एक्ट होंगे। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पर आपको दिया जाता है। अगर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, तो पहला जो आता है वो हम लोग के पास आता है कि कंपनी का जो भारतीय शासन था, उसको नियंत्रण में रखने के लिए जितने एक्ट्स लाए गए हुए थे वो 1858 तक ही थे। ठीक है, 1853 तक ही थे। 1858 से जो भी एक्ट लाए गए उसमें साम्राज्य के हितों के संरक्षण के लिए जो है वो सारे अधिनियम को लाया गया था, जिससे जो साम्राज्य थे उसका संरक्षण किया जा सके डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के थ्रू। तो यहाँ पर एक चीज आया क्या था कि 1853 के अधिनियम के बाद जो है वो कंपनी का ध्यान व्यापार पर नहीं रह करके और साम्राज्य के विस्तार पर अधिक होने लगा था, क्योंकि कंपनी को इस तरीके के पावर दे दिए गए हुए थे कि वो लॉ बना सकती थी, गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकती थी। ठीक है, तो इस कारण से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मेन जो फोकस हो गया हुआ था वो ये था कि हम कैसे अपने साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार कर सके। और इसके कारण जो है वो छोटे छोटे तथा बिखरे भारतीय राजवंशों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो हड़प नीति का पालन किया जा रहा था। और ये सारे चीजों का परिणाम एक दिन निकल करके आया कि 1857 का विद्रोह हुआ। और जैसे ही 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, इसको लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था और इसको बहुत आसानी से दबा दिया गया हुआ था 1857 के रिवॉल्यूशन को। और पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया हुआ था। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट हो गया था कंपनी का, इसमें इसके एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अगर आप देखें तो कंटिन्यू करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर संसद ने जितने लॉ बनाए हुए थे, जितने एक्ट लाए हुए थे, इन सारे एक्ट को हम लोग देखने वाले हैं। और यही एक्ट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें पहला एक्ट जो आपका आएगा अधिनियम, वो आएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था ये, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, इसको 1858 कर लीजिएगा, 1858। इसमें क्या हुआ था कि भारत जो है वो जैसे ही फर्स्ट जो आपका रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, 1857 की क्रांति जो हुई थी, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद जो थी उसका जो निम्न सदन होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है। तो ब्रिटिश संसद के निम्न सदन को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो उसने 30 अप्रैल 1858 को 2 प्रस्ताव स्वीकृत किए थे और उस दोनों को मिलाकर के एक अधिनियम बनाया था। और उस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम डायरेक्ट ये बोलता है कि अब कंपनी जो है वो भारत के ऊपर किसी भी तरीके का लॉ नहीं बनाएगी। यहाँ पर मैटर क्या बन करके आएगा कि भारत सरकार के ऊपर जो डायरेक्ट सीधा जो अगर बोले तो अधीन होगा किसके, तो वो अधीन हो जाएगा महारानी विक्टोरिया के। मतलब महारानी विक्टोरिया के नाम से ही जो वायसराय होगा वो यहाँ पर लॉ बनाता था। ठीक है, जैसे कि आज के समय में संसद में जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम के को लेकर के किया जाता है। सेम चीज यहाँ पर आया तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया हुआ था। और यही चीज आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अडॉप्ट किया। इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम को बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया हुआ था। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम में क्या किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक जो कोर्ट थे उसको समाप्त करके भारत में जितने द्वैध शासन प्रणाली थी, जैसे कि लॉ बनाने का अधिकार किसी और को था और इन्फोर्स करने का अधिकार किसी और को था। ठीक है, तो इस तरीके का जो द्वैध शासन प्रणाली था इसको खत्म कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू। इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत सचिव का जो पद एक सृजन किया गया हुआ था उसको यहाँ पर रखा गया। और इसमें क्या हुआ कि यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य और ब्रिटिश अंतः संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये जो सचिव होते थे, अब इस पोस्ट को आप अगर देखें तो रिलेट कर सकते थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायसराय हो जाएगा ये आपका प्रेसिडेंट का रोल निभा रहा था आज के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से, और ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूल से। अगर आप इसको याद करके देखें तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट 1858 के भारत सरकार अधिनियम में था
वो ये था कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक जो है वो निकाय हुआ करती थी, जिसको निगमित निकाय बोला जाता था, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आया हुआ था। तो भारत का जो सचिव था, ठीक है, भारत के सचिव को एक पावर हुआ करता था कि वो इंग्लैंड में मुकदमा उसको करने का अधिकार था, भारत के थ्रू कर सकता था किसी रूल को लेकर के, और उसके ऊपर भी जो है वो क्या होता था, मुकदमा किया जा सकता था। लेकिन ये भी होगा तो ये भी इंग्लैंड में ही होगा, नॉट कोलकाता के न्यायालय में होगा। चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंट जो अधिनियम था उसके ऊपर आएंगे तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की थी, काफी महत्वपूर्ण घोषणा था, और उस महत्वपूर्ण घोषणा में कुछ हद तक भारतीय संविधान के आधार को जो है वो बनाने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें यह बोला गया हुआ था कि भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, फंडामेंटल राइट को अगर आप यहाँ से रिलेट कीजिएगा तो ये फंडामेंटल राइट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो भारत के लोगों को लोक सेवा में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है, नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 60 का बात कर देता है। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट को क्लियर करने का बात किया गया, कहा था इसने। ठीक है, आज के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप इसको रिलेट कीजिएगा तो, और इसी जो 1858 की जो घोषणा थी 1 नवंबर 1858 को, ये भारत सरकार अधिनियम नहीं था, ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की थी, और इस घोषणा को भारत के जितने शिक्षित वर्ग थे इसको अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा बोला था। क्लियर है। इसके बाद जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1868, ये इंपॉर्टेंट था, और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हुए थे, जिसमें पहला चेंज ये हुआ था कि गवर्नर जनरल को जो है वो विधायी कार्य हेतु नए प्रांत के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले ये अधिकार किसके पास था? इससे पहले ये अधिकार कंपनी के पास था कि कंपनी गवर्नर को अपॉइंट करती थी और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करती थी, और गवर्नर जनरल इसको अपॉइंट करते थे। और अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु प्रांत के निर्माण का, मतलब कि अब गवर्नर जनरल क्या करता था कि किसी विधायी कार्य के लिए जो है वो क्या करता था कि यहाँ पर किसी प्रांत का निर्माण कर सकता था स्पेशली। अब ये आपका जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से इसको रिलेट कर दीजिए आर्टिकल 1 to 4 में। क्लियर है। और यहाँ पर जो है वो इसी आर्टिकल 1 to 4 में 3 और 4 को अगर यहाँ पर रिलेट कीजिएगा तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लियर करता है कि जो संसद के पास पावर होता है कि किसी भी राज्य के सीमा को परिवर्तित कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो गवर्नर जनरल को किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य क्षेत्र को विभाजित करने का अधिकार था। तो ये काम किसके पास है? ये काम आपका जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के पास है, इसको रिलेट कर लीजिएगा। इसके साथ ही वह सीमा में परिवर्तन कर सकता था, सीमा में परिवर्तन कर सकता था। ठीक है, ये वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, सीमा में परिवर्तन कर सकता था। ये कब हुआ था? 1868 में। और इसके साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था जो 6 माह तक वैलिड होता था। अब इस 6 माह को अगर आप रिलेट कीजिएगा तो आप प्रेसिडेंट से और गवर्नर से रिलेट कर सकते हैं आज के पार्लियामेंट में, क्योंकि वो भी अधिनियम जारी कर सकता है विषम परिस्थिति में। ठीक है, जब या तो लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो या फिर गवर्नर उस वक्त इसको जो है अधिनियम को पास कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश को, जब जो है विधानसभा या विधान परिषद कार्य में नहीं होगा। तो सेम चीज उस वक्त भी हुआ था। तो एक फ्रेमवर्क यहाँ निकल करके आया अध्यादेश पास करने का। इसके बाद जो है इसमें एक और चीज निकल करके आया हुआ था कि इस अधिनियम में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को फिर से विधायी शक्ति जो है वो वापस कर दिया गया हुआ था, जबकि इसको जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे केवल उन्हीं के पास विधायी शक्ति दिया गया हुआ था। मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी के जितने जो बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्ति उनसे छीन लिया गया हुआ था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके इसमें आया हुआ था। इसके बाद जो छोटे छोटे अधिनियम आए हुए थे उसमें 1865 का अधिनियम था, और 1865 के अधिनियम में एक चीज निकल करके आया कि गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी, वहां पर केवल सीमा परिवर्तित करने का बात कर रहा था, और यहाँ पे प्रेसिडेंसी, आज में इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले लीजिएगा आप, इस प्रेसिडेंसी को
प्रेसिडेंसी और प्रांतों की सीमा को परिवर्तित करने का अधिकार मिल गया हुआ था, ठीक है, 1865 के अधिनियम में। फिर 1869 के अधिनियम में क्या हुआ कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अब इसको 5 से 11 वाले मैटर में जोड़ लीजिएगा, नागरिकता, सिटीजनशिप में अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये आपको यहाँ पर सिटीजनशिप का जो फ्रेमवर्क था वो आपको यहीं से निकल करके मिला हुआ है। और 1873 का अधिनियम जो आया हुआ था, द एक्ट ऑफ 1873, इसमें क्या हुआ था कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का अधिकार मिल गया हुआ था। किसको मिला हुआ था? ये गवर्नर जनरल को मिला हुआ था, ठीक है, गवर्नर जनरल को मिला हुआ था किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का। और सेम चीज हुआ था 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया हुआ था। इसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 आया हुआ था। इसमें 28 अप्रैल को जो है वो महारानी विक्टोरिया को भारत का सामान्य मतलब रानी घोषित कर दिया गया हुआ था, ठीक है। और वो उसी के नाम से जितने भी लॉ पास किए जाते थे वो महारानी विक्टोरिया के नाम से पास किए जाते थे। तो ये एक फ्रेमवर्क निकल करके प्रेसिडेंट के लिए आ गया हुआ था, ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क आपको प्रेसिडेंट के लिए निकल करके आया हुआ था। ये सारा चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में एक अहम भूमिका निभाई हुई थी, जिसको हम लोगों ने धीरे धीरे एडॉप्ट करके उसमें चेंजेस करके आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पोस्ट तैयार किए थे। यही इस पूरे एक्ट के अधिनियम के बनाने के पीछे का रीजन था और इसको पढ़ने का रीजन था। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे और आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का कारण है। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सेशन नंबर 3 था। नेक्स्ट डे हम लोग सेशन नंबर 4 पढ़ेंगे अपना, ये या फिर पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। समरी का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का होगा, काफी छोटा वीडियो बना करके तैयार किया जाता है कि आपको चीजों को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।